हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और ये 27 एंड 28 अप्रैल का कंबाइन होने वाला है। बिकॉज लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, क्योंकि समर टाइम में तो वैसे ही लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। उसकी वजह से जो लेक्चर्स हैं वो लेट हो रहे हैं। तो डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आप लोगों का वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो आइए आज का हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहेंगे आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टैटिक पार्ट भी मैं यहाँ पे कवर करती चलूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में। अभी हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली ही यूजीसी के द्वारा, जिसको हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं, उनके द्वारा रिलीज़ किया गया है एक अकेडमिक कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लेके, जिसमें हम ज्वाइंट डिग्री कर सकते हैं। ड्यूअल डिग्री यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी स्टूडेंट्स को, एंड ट्विनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे इस रेगुलेशन के चलते, जो 2022 में लाया गया है। इस रेगुलेशंस में जो कोलैबोरेट किया गया है इंस्टीट्यूट, यानी कि कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं, ये आने वाले टाइम में अलाउ करेंगे 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम, जैसे कि ट्विनिंग, ज्वाइंट डिग्री, ड्यूअल डिग्रीज। ये सारी फैसिलिटीज़ जो है स्टूडेंट्स को दी जाएगी। की पॉइंट्स क्या है इसके न्यू रेगुलेशंस के? ड्यूल डिग्री प्रोग्राम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अप्रूव किए गए हैं अमेंडमेंट्स। इसमें इंक्लूड किए गए हैं कुछ प्रोविजंस। किसके लिए? ड्यूल डिग्री प्रोग्राम के लिए। ड्यूल डिग्री प्रोग्राम में क्या रहेगा? बोथ इंडियन एंड फॉरेन इंस्टीट्यूट्स जो हैं, ये अपनी अपनी सेपरेट एंड सेमल्टेनियस डिग्री प्रोवाइड करवाएंगे फॉर अ कोर्स के लिए, बट सेम डिसिपल रहेगा, कोर्स सेम रहेगा। ठीक है, डिसिपल सेम रहेगा, कोर्स अलग अलग रहेंगे। एट द सेम लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करें ईजिंग रेगुलेशन की, तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ये मीट करेगी मिनिमम एकेडमिक स्टैंडर्ड, विल नॉट नीड टू यूजीसीज परमिशन टू ऑफर सच प्रोग्राम्स। ठीक है, तो यानी कि इन प्रोग्राम्स के लिए यूजीसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ज्वाइंट डिग्री की बात करें हम लोग, तो स्टूडेंट्स जो है वो एनरोल कर सकते हैं इस प्रोग्राम्स में। विल हैव टू गो अब्रॉड टू अर्न क्रेडिट। क्लियर? तो इस डिग्री के तहत क्या रहेगा कि वो अब्रॉड जा सकते हैं, और यहाँ पे एडमिशन सेपरेटली ले सकते हैं अलग कोर्स के लिए। ठीक है, दे विल नॉट हैव टू स्पीक एडमिशन सेपरेट, यानी कि यहाँ पे जो है, सॉरी, यहाँ पे जो लिख रखा है कि अलग से एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सेपरेट डिग्री करने के लिए। ड्राफ्ट अमेंडमेंट की बात करें तो फॉरेन पार्टनर इंस्टीट्यूट जो हैं, ये रिक्वायर्ड रहेगा वर्ल्ड टॉप 1000 ग्लोबल रैंकिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं। अब ड्यूल डिग्री की बात करें तो ड्यूल डिग्री में स्टूडेंट्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं एटलीस्ट 30% अपने कोर्स का जो क्रेडिट है फॉरेन इंस्टीट्यूट में। और ट्विनिंग अरेंजमेंट की बात करें तो स्टूडेंट स्टडी कर सकते हैं इस प्रोग्राम के तहत, पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली इन फॉरेन यूनिवर्सिटी भी। बट डिप्लोमा और डिग्री जो है वो बस इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा ही दिया जाएगा। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब एक्सेप्शन क्या क्या रखा गया है कि जो न्यू रेगुलेशंस है, इसमें एप्लीकेबल नहीं है कुछ प्रोग्राम जो जैसे ऑनलाइन हो गया। ठीक है, इन दी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड यहाँ पे बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। जैसे डिस्टेंस हम डिग्री करते हैं ना, डिस्टेंस जो डिग्रीज वगैरह की जाती है बच्चों के द्वारा, क्लेम प्राइवेट जिसको हम बोलते हैं। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो न्यू रेगुलेशंस जो लाए गए हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए फॉरेन डिग्री भी वो ले सकते हैं। ठीक है, इसको एनहेंस किया गया है। इंटरनेशनल मार्केट में जो एम्प्लॉयमेंट है इसके तहत बढ़ेगी भी आने वाले टाइम में। अब हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में, यानी कि यूजीसी। ये एग्जिस्टेंस में कब आई? 28 दिसंबर 1953 में आई। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या रहता है कि लॉ के द्वारा पार्लियामेंट में इसको एक्ट बनाया गया है। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट में 1956 के तहत इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया। और ये कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस जो है टीचिंग के स्टैंडर्ड्स को लेके मेंटेनेंस करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। स्पेशली एग्जामिनेशन हो गया, रिसर्च हो गया यूनिवर्सिटी एजुकेशन में। हेड ऑफिस की अगर बात करें यूजीसी की, वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा इस आर्टिकल के रिगार्डिंग तो अपने डाउट्स को ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आर्टिकल की ओर। यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में बात की गई है। रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को यहाँ पे ग्रेट्युटी जो है वो प्रोवाइड करवानी है। बेसिक सोशल सिक्योरिटी मेजर यहाँ पे रखे गए हैं।
तो हाल ही में ही ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए। अब ग्रेट्युटी क्या होती है ये हम लोग देख सकते हैं। ग्रेट्युटी एक कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं इसको। एम्प्लॉय जो इस एक्ट के अंडर कवर किए जाते हैं, जैसे ग्रेट्युटी इक्वल्स टू लास्ट सैलरी होगी और कितने ईयर्स एक पर्टिकुलर पर्सन ने अपनी सर्विस में कंप्लीट किए हैं इंटू 15 और डिवाइड बाई 26 कर देंगे, तो ये ग्रेट्युटी कैलकुलेट हो जाती है। तो इसमें क्या रहता है, ड्रॉन सैलरी रहती है, बेसिक सैलरी रहती है, डेयरनेस अलाउंस रहते हैं जिसको हम डीए बोलते हैं, एंड कमीशन ऑन सेल्स। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर की जाती हैं। तो यहाँ पे जो है ग्रेट्युटी किसी भी एम्प्लॉय को दी जाती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे कोर्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है कि राइट टू पे ग्रेट्युटी अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 के अंडर जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स को यहाँ पे ग्रेट्युटी प्रोवाइड करवानी है। तो कोर्ट के द्वारा जो यहाँ पे अंडरस्कोर किया गया है, ए टाइम वॉज फॉर सेंटर एंड स्टेट कोलेक्टिवली कंसिडर, यानी कि सेंटर और स्टेट को दोनों को मिलकर यहाँ पे काम करना है ताकि बेटर सर्विस कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा सके आंगनवाड़ी वर्कर्स को एंड हेल्पर्स को। उसी के साथ यहाँ पे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डिजर्व भी करती है स्कीम की ग्रेटर अटेंशन दी जा सके, स्पेशली पब्लिक पॉलिसी को लेके। स्कीम कैसे एक्ट करेगी ये, जैसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर रियलाइजेशन फॉर चाइल्ड एंड वुमेन राइट्स को लेके यहाँ पे जो वर्क करती है स्कीम। और इसके अलावा जो सर्विसेज है, स्टेट चैरिटी रैदर देन द इन्फोर्सेबल एंटाइटलमेंट। आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या होते हैं ये हम लोग डिटेल में जानेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर्स आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे टाउन्स में या सिटीज़ में आपको आंगनवाड़ी वर्कर्स देखने को मिलते हैं। जैसे छोटे बच्चे अभी स्कूल, जैसे एलकेजी हो गया, प्री नर्सरी हो गया, उस टाइप की जो उस लेवल की जो एजुकेशन है वो आंगनवाड़ी में प्रोवाइड करवाई जाती है। बच्चों को खाना वगैरह वहाँ पे दिया जाता है। क्लियर। तो ये सारी फैसिलिटी जो है बच्चों के लिए अवेलेबल है। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं ये क्या करते हैं, अगर ग्राउंड लेवल पे देखें, प्रेग्नेंट अगर वुमेन है तो उसको भी जो राशन वगैरह रहता है वो भी प्रोवाइड करवाते हैं, उनके अकाउंट में भी पैसे आते हैं। ठीक है। बट ऐसा मैंने एनालाइज किया है खुद भी कि ऐसा देखने को मिला है ग्राउंड लेवल पे कि बहुत ज़्यादा करप्शन भी होता है। ठीक है। अगर जो पैसे हैं जैसे 5,000 4,000 प्रेग्नेंट लेडी के अकाउंट में जाने हैं, तो ऐसा मतलब करप्शन देखने को मिलता है। कह देते हैं कि आपके अकाउंट में डाल दिए हैं, बट होता नहीं है ऐसा। ठीक है। क्या पता खुद ही ले लिए हूँ, तो ऐसी कंडीशंस भी देखने को मिलती हैं। तो ये ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सेंटर और स्टेट दोनों को मिलके यहाँ पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर ग्राउंड लेवल पे चीज़ें ऐसे करप्शन देखने को मिलती है, तो टॉप लेवल पे तो बहुत ही ज़्यादा कंडीशन जो है वो ख़राब होती नज़र आएगी। आंगनवाड़ी वर्कर्स सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में आती है, इम्प्लीमेंट जो की गई है स्टेट्स एंड यूटीज़ में। ठीक है। यानी कि इम्प्लीमेंट्स की गई है इसको स्टेट एंड यूटीज़ के द्वारा, जो सर्व करती है रूरल चाइल्ड एंड मटर्नल केयर सेंटर इन इंडिया। क्लियर। उसके अलावा ये स्टार्ट किसके द्वारा की गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई 1975 में। ये पार्ट है किसका, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम प्रोग्राम का। और ये फोकस करके चलती है कि जो चाइल्ड हंगर है और माल न्यूट्रिशन की जो कमी है बच्चों में वो पूरी करना। आंगनवाड़ी सेंटर्स प्रोवाइड करवाते हैं पैकेज ऑफ 6 सर्विसेज। एक चीज़ और भी देखने को मिलती है, अगर गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइंस दी गई है ना कि इतना राशन जो है कि बच्चों को, या फिर जो मटर्नल केयर्स के लिए जो राशन प्रोवाइड करवाना है, तो अगर गाइडलाइंस दे रखी है गवर्नमेंट ने कि इतनी इतनी क्वांटिटी में देना, तो बहुत कम क्वांटिटी में दिया जाता है कई बार। ठीक है। तो कई ऐसे वर्कर्स रहते हैं या आंगनवाड़ी वर्कर्स रहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है जो राशन वगैरह रहता है वो अपने पास रख लेते हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत देखने को मिलती है। आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है ये प्रोवाइड करवाते हैं पैकेजेज ऑफ 6 सर्विसेज, जैसे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हो गया, प्री स्कूल नॉन यूनिफॉर्म एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है। ठीक है। बट एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है, इम्यूनाइजेशन। ठीक है। और हेल्थ एंड चेकअप यहाँ पे रहता है न्यूट्रिशन का। हेल्थ एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। बेनिफिशरीज की हम लोग बात करें तो इस आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम के अंडर आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि इसको आधार के बेस पे आइडेंटिफाई किया जाता है सारी चीज़ों को। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा इंपॉर्टेंस क्या है आंगनवाड़ी वर्कर्स की, कोर्ट के द्वारा यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को टेकिंग केयर ऑफ न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ अराउंड 158 मिलियन चिल्ड्रन ऑफ were considered the future resource of the country, एंड ये परफॉर्म करती है
यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है ग्रास रूट लेवल पे, यानी कि विलेज लेवल से यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है। और ये एक ब्रिज है किसके बिटवीन, गवर्नमेंट एंड बेनिफिशरीज के बिटवीन, अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 एंड द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स जो है, ठीक है, ये सर्व करते हैं डिसएडवांटेजेस जो एरियाज रहते हैं, केटर एंड नीड, यानी कि जो नीडी पीपल होते हैं, जो अनप्रिविलेज्ड ग्रुप है, उनको यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करवाई जाती है। और ये बैकबोन है, दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। सोशलाइज्ड जो चाइल्ड केयर कंट्रीब्यूशन है इनके द्वारा दिया जाता है, लिबरेशन ऑफ वुमेन। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ग्रेजुएटली आपको समझ में आ ही गई होगी कि ग्रेजुएटी आखिर होता क्या है। तो ग्रेजुएटी लास्ट ड्रॉन सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है और मल्टीप्लाई करना कि कितनी सर्विसेज, यानी कि कितने सर्विसेज के ईयर्स जो हैं वो कंप्लीट किए गए हैं एक पर्टिकुलर वर्कर के द्वारा, और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 15 से और फुली डिवाइड किया जाता है 26 से। ठीक है, तो ग्रेजुएटी काउंट करने का ये एक फॉर्मूला है। ग्रेजुएटी की बात करें तो ग्रेजुएटी एक बेनिफिट है, यहाँ पे पेएबल चीज़ें रहती हैं, और अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के तहत ये ग्रेजुएटी दी जाती है। ग्रेजुएटी एक फाइनेंशियल कंपोनेंट है जो ऑफर किया जाता है बाय एन एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को ये ग्रेजुएटी प्रोवाइड करवाते हैं और उनको रिकॉग्निशन किया जाता है उनकी सर्विसेज को लेके। और ये पार्ट है किसका, सैलरी का ही पार्ट है, एक एम्प्लॉय जो है रिसीव करते हैं अपनी सैलरी, उसका ही पार्ट माना जाता है। और ये बेनिफिट प्लान है जो डिज़ाइन किया गया है 8N, यानी कि हेल्प प्रोवाइड करवाई जाती है कि इंडिविजुअल को या फिर रिटायरमेंट के टाइम उसको जो है ये हेल्प की जाती है। ग्रेजुएटी ये एक एम्प्लॉयर के द्वारा दी जाती है एम्प्लॉय को जब वो अपनी जॉब को छोड़ते हैं। ठीक है, जॉब जो उनके द्वारा कंप्लीट की गई है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, मिनिमम पीरियड 5 ईयर्स का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 5 साल तक उस पर्सन के द्वारा जॉब की होनी चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन में, फिर जो है ग्रेजुएटी का वो हकदार हो जाता है। फाइनेंशियल अगर देखें तो ये एक थैंक यू की तरह यानी कि माना जाता है कि एम्प्लॉयर जो रहता है वो एक थैंक यू बोलता है कि आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतना सर्व किया है। ठीक है, टू एन एम्प्लॉय फॉर एंड टू टू एन एम्प्लॉय फॉर रेंडरिंग कंटिन्यू सर्विस टू एन एम्प्लॉयर। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे बात की जा रही है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कैंपेन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा यहाँ पे जो कंडक्ट करवाया गया है फसल बीमा पाठशाला, अंडर किसके, किसान भागीदारी प्राथमिकता कैंपेन, जो जन भागीदारी मूवमेंट के तौर पे यहाँ पे निकल के आया। तो अंडर द कैंपेन अगर देखें तो इम्प्लीमेंट की गई है इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा ये सारी चीज़ें, एंड ऑर्गेनाइज करवाया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर, और फसल बीमा पाठशाला ब्लॉक लेवल पे, ग्राम पंचायत पे और विलेज लेवल पे। और ये 7 डेज का कैंपेन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इसमें 100 फार्मर्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा। डिटेल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे जो क्रॉप का जो लॉस हो जाता है, ठीक है, तो उसमें जो है उनको कंपनसेशन दिया जाता है किसानों को। तो यहाँ पे ट्रैकिंग ऑफ द फार्मर एप्लीकेशन किया जाएगा और फार्मर्स को यहाँ पे रिड्रेसल किया जाएगा। क्लियर। उसके अलावा यहाँ पे बात करें हम लोग, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका एम है कि फार्मर्स को अवेयर करना है स्कीम को लेके, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेके। ठीक है, तो किसानों को अवेयर करना है कि उनकी बेसिक स्कीम जो इसमें प्रोविजंस है, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है जो उनके क्रॉप्स की, तो कैसे इस स्कीम का आप लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसके बारे में हम जो है फार्मर्स को अवेयर किया जाता है। ऑनगोइंग अभी जो खारिफ सीजन चल रहा है, यानी कि जून का जो मंथ है, यानी कि जो गर्मियों में जो फसल देखने को मिलती है, डेट इज़ खारिफ क्रॉप। अगर सर्दियों की बात करें कि जो सर्दियों में बोई जाती है फसल, डेट इज रैबी क्रॉप। तो अभी जो है खारिफ सीजन चल रहा है 2022 का, तो इसी के साथ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी फार्मर्स को कि कैसे वो इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। ब्रोडर फोकस दिया गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रिकंस्ट्रक्टेड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जिसको RWBCIS बोला जा रहा है, और कैसे फार्मर्स इसमें एनरोल कर सकते हैं इस स्कीम के अंडर, और स्कीम का कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मेन फोकस इस पे देके चलेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसको लॉन्च कब किया गया? 2016 में इसको लॉन्च किया गया और कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। और ये स्कीम जो है इसको रिप्लेस किया गया है। रिप्लेस किसको किया इसने? वो थी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। तो ये दोनों स्कीम्स को रिप्लेस करके एक न्यू स्कीम बनाई गई जिसका नाम था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसके तहत यहाँ पे इंश्योरेंस दिया जाता है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस रहता है ना, वैसे ही क्रॉप की हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे की जाती है और यहाँ पे फार्मर्स की हेल्प करने की बात की जाती है। क्लियर? स्कोप क्या है कि जितने भी फूड हैं या ऑयल सीड क्रॉप्स है, एनुअल जो कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स रहते हैं, उसका डाटा यहाँ पे अवेलेबल रहता है। इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो है यहाँ पे मिलके काम करती है। और सिलेक्शन की बात करें तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर सारी चीज़ें रहती हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन रायसेना डायलॉग 2022। रायसेना डायलॉग अभी जो हुआ है न्यू दिल्ली में 2022 का, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। तो 25 अप्रैल को ये जो है इसकी ओपनिंग देखने को मिली, स्टार्टिंग देखने को मिली। टू 27 तक, यानी कि कल तक ये जो था कंप्लीट किया गया। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है इकोनॉमिक्स, जियो इकोनॉमिक्स एंड मल्टीलेटरल फॉरेन पॉलिसी कॉन्फ्रेंस को लेके हमारे कंट्री में। इम्पॉर्टेंट ये है, इस साल की थीम क्या है? इस साल की थीम जो रही टेरा नोवा इम्पेशेंट इम्पैरल्ड इज द थीम ऑफ द रायसेना डायलॉग। अब यहाँ पे बात करें 6 थीमेटिक पिलर्स यहाँ पे सेटअप किए गए कि कैसे हमने मल्टीलेटरलिज्म को एंड करना है, नेटवर्क ग्लोबल ऑर्डर रीथिंकिंग करना है, डेमोक्रेसी को यानी कि ट्रेड टेक्नोलॉजी आइडियोलॉजी पे फोकस करना है, कम्युनिटीज़ इंक्रीज की यानी कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो, और फर्स्ट रिस्पोंडर यानी कि हेल्थ पे फोकस दे के चलना है, डेवलपमेंट एंड प्लानट के ऊपर। वाटर कॉक्विसिस की बात करें तो टर्बुलेंट टाइड्स इन द इंडो पैसिफिक एंड सैमसोन वर्सेस गोलियथ, persistence and relentless technology wars, achieving green transition, common imperative and diverging realities। तो ये 6 थीमेटिक पिलर्स हैं जिस पे फोकस किया गया है। अब हम देख लेते हैं कि रायसेना डायलॉग 2022 में स्पेशल गेस्ट कौन कौन रहे, यानी कि कौन कौन से मेंबर्स, कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज जो रही हमारी कंट्री में एज अ गेस्ट के तौर पर रायसेना डायलॉग में आई। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मतलब इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है, ज़्यादा रट्टा नहीं लगाना है इसको, बस एक बार देख लेना है एक दो बार इसको। ठीक है, इस साल जो डायलॉग राइस के फीचर्स जो हैं, यानी कि पार्टिसिपेशन जो किया गया, कार्ल बिलर्ड जो फॉर्मर पीएम रहे स्वीडन के, स्टेफन हैपर फॉर्मर पीएम ऑफ कनाडा, मोहम्मद नशीद फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव एंड एंथोनी अबॉट फॉर्मर पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अ प्री रिकॉर्डेड मैसेज फ्रॉम अब्दुल्ला सईद जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट जो है विल ऑल्सो बी शॉन। ओके, उसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर्स जो थे अलग अलग कंट्रीज़ के, हम इसमें पार्टिसिपेट किया गया, जैसे अर्जेंटीना, अर्मीनिया, पोर्टुगल, पोलैंड, नॉर्वे, स्लोवेनिया, नीदरलैंड, लिथुआना, नाइजीरिया, गुआना, मेडागास्कर, लग्जमबर्ग एंड फिलीपींस। तो इनके द्वारा जो है अटेंड किया गया इसको। एंड फॉरेन मिनिस्टर जो थे ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर, इनके द्वारा भी वर्चुअली पार्टिसिपेट किया गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम रायसेना डायलॉग के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो डायलॉग जो है ये कंट्री में एज अ कॉन्फ्रेंस के तौर पे होता है, जियो इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिक्स। ओके, 2016 में इसको स्टार्ट किया गया। कॉन्फ्रेंस का एम क्या है कि मोस्ट चैलेंजिंग जो इश्यूज आज के टाइम में देखने को मिल रहे हैं, ग्लोबल कम्युनिटी जो फेस कर रही है, उस पर फोकस दे के चलना। जैसे कि क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो गया, हेल्थ को लेके जो कोविड-19 का जो काफ़ी ज़्यादा मुद्दा देखने को मिल रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है मिलके यहाँ पे कोलैबोरेट रहता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का, जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस को हेल्प करवाते हैं। टुगेदर वेरियस लीडर्स जो है, जैसे बिजनेस, पॉलिटिक्स, सिविल सोसाइटी एंड मीडिया एनुअली यहाँ पे जो है एक्सप्लोर रहता है कॉरपोरेशन अपॉर्चुनिटी एंड डिस्कस किया जाता है जो करंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं 2021 की थीम भी आप लोगों को याद रखनी है। तो हैशटैग वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक आउटलेयर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये कोविड की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो रायसेना डायलॉग एनुअली आपको देखने को मिलता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। 2016 से इसको स्टार्ट किया गया है, तो ये बात आपको पहले ही बता दी थी। ठीक है, डायलॉग जो डिज़ाइन किया गया है ऑन द लाइन्स ऑफ सिंगापुर
श्रृंगारी ला डायलॉग, ठीक है। तो रायसेना डायलॉग जो है, श्रृंगारी ला डायलॉग, ये सिंगापुर का जो लाइन्स हैं सिंगापुर से ली गई हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने से पहले आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि सांस यानी कि सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली कैंपेन जो है, ये किस स्टेट के द्वारा, यानी ये किस स्टेट से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है कर्नाटका, डी है मध्य प्रदेश। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, तब तक आप इसका आंसर दीजिएगा। सांस कैंपेन एक गवर्नमेंट स्कीम है, ठीक है। यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है सोशल अवेयरनेस कैंपेन सांस। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर कर्नाटका जो हैं केशवा रेड्डी सुधाकर, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है सांस कैंपेन को। तो सांस की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, और कौन सी स्टेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली कैंपेन है ये ऐसा कैंपेन है जो लॉन्च किया गया है कि हमने कैसे डिटेक्ट करना है और जो अवेयरनेस फैलानी है निमोनिया बीमारी को लेकर, जो बच्चों में देखने को मिलती है अंडर द एज ऑफ 5। क्लियर। उसके अलावा बात करिए 2018 में कर्नाटका के द्वारा अंडर 5 जो मोर्टेलिटी है, ठीक है, मोर्टेलिटी है इस एट 28 पर 1000 लाइव बर्थ देखने को मिली। इससे पहले पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि सबसे पहले जो लॉन्च की गई ये स्कीम, ये पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम है सांस, जो 27 मई 2021 में ये लॉन्च की गई सांस कैंपेन, ताकि प्रिवेंट किया जा सके एंड ट्रीट किया जा सके निमोनिया को अमंग दी स्टेट्स चिल्ड्रन। इसके अलावा हम लोग बात करें निमोनिया के बारे में, ये एक लंग इन्फेक्शन डिजीज़ है और ये वायरल, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन है। 2025 तक का टारगेट है, स्टेट का टारगेट है कि हमने रिड्यूस करना है इस बीमारी को अंडर 5 मोर्टेलिटी 23 पर 1000 लाइव। ऑल्सो अचीव करना है नेशनल हेल्थ पॉलिसी गोल्स, निमोनिया मोर्टेलिटी जो है इसको रिड्यूस करना है लेस देन 3 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं कि निमोनिया जो है ये वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज़ है डेथ का, यानी कि चिल्ड्रन जो है अंडर 5, तो निमोनिया के कारण बहुत से बच्चों की जान जाती है। एस्टिमेट जो लगाया गया है वो है 3,90,000 चिल्ड्रन जो है अंडर 5 एज की, उनकी डेथ होती है, सेंसस 2011 के हिसाब से है। और ये प्रिवेंटेड डिजीज़ है, वैक्सीन के थ्रू इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। निमोनिया एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो जो लंग्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। इम्पॉर्टेंट बात और आपको बता दूं कि वर्ल्ड निमोनिया डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड निमोनिया डे हम लोग 12 नवंबर को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। और 15% जो डेथ है, सब 15% डेथ जो होती है वो निमोनिया के कारण ही होती है। अगर अंडर एज 5 की बात करें बच्चों में, ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तभी हम बोलते हैं कि बच्चों के साथ मुंह से मुंह नहीं जोड़ना, कि क्या करते हैं मतलब टच करते रहते हैं, कभी कुछ करते हैं, ठीक है। तो छोटे बच्चे हैं उनको इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, ठीक है। तो थीम पे जो फोकस दिया गया वर्ल्ड वाइड की ख़त्म करना है हमने निमोनिया से जो डेथ होती है 2030 तक का ये गोल रखा गया है। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ, ये जो स्कीम है अगर ओरिजिनली किससे रिलेटेड है वो तो पंजाब से है, ठीक है। तो अभी जो स्कीम सांस 2.0 की अगर हम बात करें तो वो कर्नाटका के द्वारा लॉन्च की गई है। तो दो टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग कर्नाटका के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटका आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इसकी लोकेशन, इसको महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड गोवा स्टेट की बाउंड्रीज टच करती हैं। कर्नाटका की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। कर्नाटका का फॉर्मेशन की अगर बात करें तो 1 नवंबर 1956 में इसको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। टोटल डिस्ट्रिक्ट इसकी 31 है। लार्जेस्ट सिटी कौन सी है इसकी कर्नाटका की, वो है बैंगलोर। गवर्नर आज के टाइम में है थावर चंद गहलोत हैं। चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्माई। लेजिस्लेचर की बात करें तो बाई कैमरलिज्म है। असेंबली की जो सीट्स हैं 224 है। काउंसिल की सीट्स हैं 75 सीट्स हैं इसकी। अगर राज्यसभा की बात करें तो 12 सीट्स हैं, लोकसभा की 28 सीट्स हैं। एरिया के हिसाब से कर्नाटका का रैंक 6 है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो इसका रैंक है 8th। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। आदित्य बिरला कैपिटल, बिरला के आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। बिरला सीमेंट हो गया, ठीक है। जैसे बिरला आदित्य कैपिटल जो है इनके द्वारा यहाँ पे नेक्स्ट सीईओ का नाम यहाँ पे रखा गया है, जिनका नाम है विशाखा मुलय।
तो विशाखा मुलय जो हैं ये बिरला आदित्य बिरला कैपिटल के न्यू सीईओ होंगे। और इनके द्वारा किसको रिप्लेस किया गया है वो है, अगर रिप्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे अगर यहाँ पे था नाम, ठीक है अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। तो इनको जो रिप्लेस किया गया है वो अजय श्रीनिवासन को रिप्लेस किया गया है, ठीक है। तो कंपनी जो है यहाँ पे स्टॉक फीलिंग, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है इनके द्वारा अप्रूव की गई है अपॉइंटमेंट, रिकमेंडेशंस रही नॉमिनेशन की, रेम्युनेशन की एंड कंपनसेशन कमेटी की। उसके अलावा यहाँ पे बात करें आदित्य बिरला कैपिटल की, 2007 में इसको फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर्स आपको इंडिया यानी कि न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे। सब्सिडरीज कौन कौन सी है, आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट, आदित्य बिरला मनी एंड एक्सेट्रा। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया के बारे में। हज कमेटी ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, हम लोग मुस्लिम रिलीजन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हज यात्रा। आप देख सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मुस्लिम रिलीजन में। तो हज कमेटी जो है, हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्ट किया गया है एपी अब्दुल्ला कुटे एज अ चेयरपर्सन। एपी अब्दुल्ला कुटे जो है इनको इलेक्ट किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ हज कमेटी ऑफ इंडिया। फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला यहाँ पे कि इसमें 2 वुमेन्स जो हैं उनको भी यहाँ पे चूज़ किया गया है एज अ वाइस चेयरपर्सन। एंड दी यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वाइस चेयरपर्सन्स रहेंगी, मुनावारी बेगम एंड मफूजा खातून। तो यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन्स रहेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, जो हज पिलिग्रिम, हज यात्रा जो कंडक्ट करवाती है। हज पिलिग्रिम की अगर बात करें, इंडियन पिलिग्रिम्स जो हैं यहाँ पे हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू जो हज यात्रा में जाते हैं, हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अप्रूव किया जाता है मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की बात करें 2002 में इसको फाउंड किया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा विच ऑर्गेनाइज इस्लामिक पिलग्रिमेज टू सऊदी अरबिया। इस्टेब्लिश इसको किया गया 2002 के एक्ट के तहत। तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।